हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके कुछ शॉर्ट क्वेरीज के आंसर कर देता हूं। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बीच में मैं आंसर नहीं कर पाया। तो आज जो है मैं आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मनस्वी कुमार जो है वो लिखते हैं, टू गेट ए रैंक इन IAS टू गेट रेलवे डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट जॉब फॉर एनी इंजीनियर। हो ऐसा आपका सोचना है तो अच्छी बात है। वैसे और भी जॉब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। रेलवे में थोड़ा प्रमोशन फास्ट है इसलिए लोग आते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप और भी किसी जॉब में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि जनरली रेलवे लोग टॉप पे भरते हैं IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ये है। और इसके बाद रामकृष्ण पटेल ने थैंक्स लिखा है। ओके, थैंक यू रामकृष्ण। अभिषेक जोशी लिखते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज अर्निंग वाइल सर्विंग इन रेलवे, सैलरी इज लेस कंपेरेबल टू अदर PSU एंड प्राइवेट। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो है जो सैलरी मिल रही है आपको उसी में काम करना है। और अगर आपको हायर सैलरी चाहिए तो आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं जहां आपको हायर सैलरी मिल रही हो। लेकिन अगर आप इसी जॉब में हैं तो आपको जो सैलरी मिल रही है वही सैलरी मिलेगी, और सभी को वही सैलरी मिल रही है। तो यू हैव नो ऑप्शन। रोहित कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कुछ इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के बारे में बताइए। देखिए, हेल्थ सर्विस के बारे में मैंने बताया है। डॉक्टर्स जो है यहाँ पे रहते हैं, और डॉक्टर्स को बंगला वगैरह मिल जाता है, और सारी रेलवे की फैसिलिटी मिलती है, पासिस वगैरह जो भी होती हैं। और हॉस्पिटल के वो अपने अपने इंचार्ज होते हैं अपने अपने एरिया के, और आगे जाके CMS बनते हैं तो वो पूरे एक डिवीज़न के इंचार्ज हो जाते हैं रेलवे हॉस्पिटल के। बाकी डिस्पेंसरी के इंचार्ज रहते हैं सीनियर स्केल वगैरह में, जूनियर स्केल वगैरह में, और या J ग्रेड में भी रहते हैं कई बार। और जनरली डिवीज़न में पोस्टिंग होती है आपकी, और कुछ जो रिमोट में हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। बाकी डिटेल मैंने एक रेलवे IRHS पे बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। और CMS के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादातर फील्ड ट्रेनिंग है, कुछ बड़ौदा में ट्रेनिंग होती है इनिशियली। और आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो NPA मिलता है, 20% आई थिंक NPA है, वो आपको मिलता है एडिशनल। तो वो एक फैसिलिटी है। बंगला भी नॉर्मली नहीं मिलता है, और अब किसी को भी नहीं मिलता है, तो बात उसमें की तो बराबर हो गई। और उसके बाद आपको जो है एक अलाउंस और मिलता है आपको, पेरेंट्स जो पेशेंट्स देखने जाने होता है उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह वो मिलता है। तो ओवरऑल रेलवे का जॉब बहुत अच्छा है डॉक्टर्स के लिए, और क्लब वगैरह में भी डॉक्टर्स आ सकते हैं, सारी फैसिलिटी उनको ओपन रहती हैं। तो डेट्स अ गुड जॉब। इसके बाद गुरसागर तकरिया से इस एनी अपडेट अबाउट IRMS, वो तो मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हैं IRMS के बारे में कुछ अपडेट। सौरभ सुमन सर, व्हाट अबाउट रेलवे सीट फॉर IAS एग्जामिनेशन। इसके बारे में अभी नहीं कह सकते कुछ कि क्या सीट होगी। आदर्श टैग कहते हैं, हाइड्रोसील इज एक्सेप्टेड। हाइड्रोसील, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोसील, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। मोनिक वगैरह कहते हैं, एक्स TSP और इवन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कैन मेक द लाइफ्स ऑफ IAS IRS इवन MLA MP ए लिविंग हेल, दैट इज़ अ पावर मनी कैंट बाय। ये मन वगैरह आप कोई क्रिमिनल हैं क्या जो आप इस तरह की बात लिख रहे हैं। देखिए, क्रिमिनल अगर आप हैं तो आपको पुलिस का और DSP का और SP का डर होगा। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो SP DSP आपको किस बात के लिए जो है आपकी लाइफ हेल्प बना देगा, आप ये बताइए मुझे। ऐसे कैसे हेल्प बना देगा? आप क्लास और अफसर हैं, आप जाके बात करेंगे तो आप SP से बात करेंगे, DSP से आप बात ही नहीं करेंगे अगर आप हाई रैंक के अफसर हैं। आपने कुछ गलत काम किया है तो आपकी तब बात अलग है। तो लेकिन अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो क्या ज़रूरत है आपको किसी से भी डरने की। तो मैं ये बात पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये आपकी बात, आपकी अपनी सोच है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। SSC रेलवे वैकेंसी कब आएगी? कांट से संबित साहू, आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी कुछ SSC को ग्रुप B करने का चल रहा है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो सकता है, उसका हो जाए अभी तो RRB से सिलेक्शन हो ना हो, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं चूँकि अभी फाइनल होनी है, इसलिए अभी शायद वैकेंसी नहीं निकल रही है, बट निकलेंगी तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। माजिद हुसैन कहते हैं, सर बहुत लोड है। लोड बहुत है, ये बात है। अगर आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास बहुत लोड है। और अनएक्सपेक्टेड लिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं है तो काफ़ी लोग मेहनती हैं और काफ़ी काम भी है रेलवे में, ऐसा नहीं है।
इसके बाद केशव भारती सिंह लिखते हैं, सर कहना करें कि इंजीनियरिंग सबसे आगे ऑन बेसिस माई बी नॉलेज आई नीड टू स्टडी फर्दर। आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी फर्दर। बी में आपने कैसे पढ़ाई की है, देखिए अगर आपने लास्ट मोमेंट पढ़ के और जो है एग्ज़ाम निकालने वाली पढ़ाई की है या अच्छे नंबर लाने वाली पढ़ाई की है तो वो सुपरफिशियल पढ़ाई होती है, वो सभी वही करते हैं ज़्यादातर लोग बी में। तो उस पढ़ाई से तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलने वाले नहीं हैं। मैंने भी जो है उसके बाद में फिर से सारे सब्जेक्ट की डीप स्टडी की थी बी करने के बाद, और डीप स्टडी की थी मतलब उसमें बहुत टाइम लगा था, करीब 1 साल 1.5 साल जो है डीप स्टडी में लग गया था। उसके बाद ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी के एग्जामिनेशन लाइक आपका जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं उसके लायक आपका लेवल बन पाता है। अगर आप बी करके निकलें जस्ट तो आपका लेवल बहुत उससे काफ़ी बिलो होता है। बात अलग है, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो बी में ही उतनी डेप्थ में पढ़ाई कर लेते हैं, बट वो एक्सेप्शन ही होते हैं और वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों का बी करने का लेवल जो है वो 80% लोगों का जो है वो बहुत कम रहता है, उनको एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ती है फिर से पूरा। केशव भारती सिंह जी फिर कहते हैं, सर प्लीज एक वीडियो ऑन प्रिपरेशन ऑफ IAS एग्जाम। मैंने IAS एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बुक्स के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। अनगर नायक कहते हैं, सर पीपल हु प्रेफर PCS देन ग्रुप ए इज ओनली फॉर करप्शन। मे बी, क्योंकि ग्रुप बी में बाकी प्रमोशंस वगैरह तो उतने फास्ट नहीं है, तो अगर कोई प्रेफर करता है तो कोई और ये रीज़न होगा, या तो घर का मोह या अपने आसपास रहने का कुछ होगा, स्टेट में अपनी रहने का, या कोई और रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ तो ग्रुप ए ही सभी प्रेफर करते हैं कंपेरेटिव टू ग्रुप बी, भले ही ऑल इंडिया पोस्टिंग हो। बस ये एक एडवांटेज, कुछ लोग नहीं चाहते ऑल इंडिया पोस्टिंग, तो वो ग्रुप बी प्रेफर कर सकते हैं, बट अदरवाइज सभी ग्रुप ए करते हैं क्योंकि प्रमोशंस उसमें फास्ट होते हैं और सभी प्रमोशन फास्ट चाहते हैं, और सैलरी सभी ज़्यादा चाहते हैं। तो उसमें सैलरी चूँकि ज़्यादा होती है, प्रमोशन ज़्यादा होते हैं, तो एवरीबडी विल प्रेफर ग्रुप ए। और कुछ लोग कहते हैं वो जो है पावर, वो मुझे समझ नहीं आता वो क्या फंडा उनका कि वो पुलिस की पावर के बारे में बात करते हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं। मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि मेरी मम्मी का डाइवर्स हो चुका है, मुझे फादर ऑक्यूपेशन में क्या फील करना चाहिए। देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं नो आई डोंट नो, और जो है मदर ऑक्यूपेशन आप हाउस वाइफ हैं तो लिख सकते हैं कि हाउस वाइफ हैं, और अगर आपको क्लियर पता है तो आप लिखिए, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि आई डोंट नो। IAS ऑफिसर लाइफस्टाइल बाय प्रवीण IAS, इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ कैसे होती है। रविंद्र भोसले, में आपको जवाब दे चुका हूँ इसके बारे में। अक्ष कुमार कहते हैं, सर क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, प्लीज़ टेल। देखिए इसमें एक लिमिट होती है और उसके बाद आपको कुछ सर्टेन करते हैं तो आपको इंटीमेट करना होता है। आप कर सकते हैं, बट इंटीमेशन कुछ होती है जो ज़रूरी होती है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। अक्ष कुमार कहते हैं, थैंक्स सर, थैंक यू अक्ष। संबित साहब कहते हैं, SSC रेलवे का वैकेंसी कब आएगा। SSC रेलवे का वैकेंसी आएगा तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। सिविल कैरियर कहते हैं, थैंक यू सर, आपने मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओके, थैंक यू सिविल कैरियर। अविनाश वर्मा लिखते हैं, सर प्लीज़ वन वीडियो ऑफ इनिशियल पोस्टिंग लाइक हाउ इट इज़ गिवन एंड लाइफ स्टाइल एट बरसॉप। देखिए इनिशियल पोस्टिंग जो है वो मैंने आपको भी एक वीडियो दिया था। इनिशियल पोस्टिंग जो है वो आपकी डिसाइड करती है, पहले तो आपकी रैंक होगी, रैंक के हिसाब से आप पहले प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा जोन वाइज, आपकी जोन वाइज आप प्रेफरेंस फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपकी, जैसे मान लीजिए जो है नॉर्थन में ज़्यादा डिमांड है, आपसे ऊपर के लोगों को नॉर्थन मिल गया, तो आपकी जो सेकंड होगी वो कंसीडर की जाएगी। अब वो भी भर गई है तो आपकी जो थर्ड होगी वो कंसीडर की जाएगी। तो आपने जिस हिसाब से भरा है जो है जोन्स, उसमें से आपकी रैंक के हिसाब से जो अवेलेबल होगी सबसे ऊपर वाली, वो आपको जोन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी चौथे नंबर पे आपने भर रखी है साउथ सेंट्रल, और साउथ सेंट्रल आपको उस समय खाली है आपकी रैंक तक पहुंचते पहुंचते, तो आपको साउथ सेंट्रल मिल जाएगी। तो वो तो आपकी जोन हो गई। उसके बाद आप उस जोन में जो रिपोर्ट करेंगे तो आपके प्रिंसिपल HOD, जो प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, वो देखेंगे वहाँ पे कहाँ वैकेंसीज है, पूरी जोन में किस डिवीज़न में है, किस वर्कशॉप में है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। तो ये आपकी इनिशियल पोस्टिंग हो गई। वर्कशॉप की लाइफ जो है वो अच्छी होती है। वर्कशॉप की लाइफ में रात में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, छुट्टी के दिन भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बट वर्कशॉप में ये है कि सैटरडे वर्किंग रहता है हाफ डे, और प्लस वर्कशॉप में सुबह सुबह जो है, चूँकि वर्कशॉप जल्दी शुरू हो जाती है, मॉर्निंग आवर्स में करीब 8 बजे शुरू हो जाती है, तो आपको अर्ली पहुंचना पड़ता है वर्कशॉप में। मतलब आप नॉर्मल ऑफिस अगर मान लीजिए 9:30 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो वर्कशॉप में आपको 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। तो ये एक जो है थोड़ा सा है। झांसी वर्कशॉप में मैं था तो 9 बजे हम लोगों की मीटिंग होती थी, तो उससे पहले हम लोगों को पहुंचना होता था।
और जमालपुर वर्कशॉप में भी यही था कि कभी बल्कि उसमें 2 दिन तो 8:30 बजे मीटिंग होती थी, तो उसके लिए जो है 8:30 बजे पहुंचना होता था। तो ये एक वर्कशॉप में थोड़ा अर्ली पहुंचना होता है। उसके बाद वर्कशॉप में राउंड भी लेना होता है, देखना होता है काम वाम कैसा चल रहा है, क्या है। तो ये वर्कशॉप में बेसिकली रहता है। बाकी जो डिटेल लाइफ स्टाइल मेरी वर्कशॉप की, उसके बारे में मैं आपको जो एक वीडियो में बता दूंगा। वैसे माय जर्नी इन रेलवे पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसमें मेरा जमालपुर वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है। और पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो है झांसी वर्कशॉप के बारे में भी जानकारी है। मयंक सिंह लिखते हैं, सर ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू मयंक। इसके बाद शुभम तिवारी लिखते हैं, सर फ्लाइट में कौन से क्लास में मिलती है, इकोनॉमी या बिजनेस? देखिए लेवल 13 तक इकोनॉमी क्लास मिलता है, और लेवल 14 जो है SAG मतलब से आपको जो है बिजनेस क्लास मिलता है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑफिसर्स में आप गए, लेवल 10 पे आपकी एंट्री होती है। लेवल 10, 11, 12 एंड 13 आपको इकोनॉमी क्लास मिलेगा, अप टू द AE, D एंड सीनियर D। और उसके बाद आप जब चीफ इंजीनियर रैंक में या ADRM DRM रैंक में पहुंच जाएंगे, SAG एंड अबव, तो आपको बिजनेस क्लास मिलेगा। तो ये एंटाइटलमेंट है। और जितेंद्र कुमार लिखते हैं, सर IRMS का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? ये नहीं कह सकते, जब फाइनलाइज हो जाएगी सारी चीज़ें उसके बाद ही आएगा। तो अभी इसमें वेट करिए, जब आएगा तो उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा। IRMS के थ्रू वही पोस्ट मिलेगा जो पहले IAS से मिलता था। यस, वही पोस्ट मिलेगा, बिल्कुल वही पोस्ट मिलेगा। और अब अगर यूनिफिकेशन हो गया तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। पहले आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते थे, ये अंतर था, बस ये अंतर हो जाएगा। मनन सरवा लिखते हैं, सर लाइफ स्टाइल, जैसे मान लीजिए आप जूनियर स्किल में गए तो आप ACM भी बन सकते हो, AMM भी बन सकते हो, AE भी बन सकते हो, AME भी बन सकते हो। अगर IRMS में तो सब कुछ जो है वो सेम हो जाएगा। और मेनली ये सोच है इसके पीछे कि ग्रुप ए ऑफिसर्स जो है मैनेजरियल फंक्शन ज़्यादा देखते हैं, और ग्रुप B तक जो है टेक्निकल देखा जाए तो ग्रुप ए ऑफिसर्स को सबको मैनेजरियल फंक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस हिसाब से उनको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। मनन शर्मा लिखते हैं, सर लाइफ स्टाइल और MES के बारे में बताइए, एक वीडियो बताइए। देखिए MES में मैंने काम नहीं किया है, बट मुझे जहाँ तक उसके बारे में मालूम है कि आप असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बनते हैं, और फिर गैरिसन इंजीनियर बनते हैं, और फिर उसके साथ CWE बनते हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रैंक का पोस्ट है। और गैरिसन इंजीनियर जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक का पोस्ट है। और मोस्टली जो है गैरिसन इंजीनियर वहाँ पे वर्क एग्जीक्यूट कराते हैं बहुत सारे। और उसमें जो है जितना भी आपका, जैसे मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग से गए हैं, या तो सिविल इंजीनियरिंग के जो मिलिट्री एरिया रहता है उसमें जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क होंगे, कॉलोनी होंगी, क्वार्टर्स होंगे, सबका मेंटेनेंस, जो और ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट होंगे बहुत सारे, उसका भी जो मेंटेनेंस होगा, नया कंस्ट्रक्शंस वर्क होगा, तो वो सारा जो है वो आपके इंजीनियर्स ही कराते हैं, गैरिसन इंजीनियर। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल के नेचर के जो वर्क होंगे, सब स्टेशंस बन रहे हैं, या बहुत सारी जो है पावर सप्लाई अरेंजमेंट है, या जो है लाइटिंग वाइटिंग के वर्क्स हैं कॉलोनी के, तो सारा जो है वो इलेक्ट्रिकल वाले देखते हैं, और उसी तरह सिविल वाले देखते हैं। तो यही बेसिकली काम वही है। जो गैरिसन इंजीनियर काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के इक्विवेलेंट होती है, बट MES में मेजर जो है काम वही कराते हैं, एग्जीक्यूशन। और गंगा शंकर तकारिया लिखते हैं, थैंक्स सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू गुणसागर जी। अफजल झा लिखते हैं, सर IAS ऑफिसर्स का पुलिस फोर्स में कोई कॉन्टैक्ट होता है? मीन्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे नंबर्स आपके पास होते हैं SSP वगैरह के, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दे विल रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो जॉब में करना भी पड़ता है कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब आपको करना पड़ता है। वैसे आपके डिपार्टमेंट में जो RPF वाला होता है, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडेंट, वो बेसिकली जो है पुलिस जो रहती है, सिविल पुलिस, उससे कोऑर्डिनेट करता है। और GRP भी रहती है जो सिविल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन काम रेलवे में करती है। तो GRP और RPF में यही फ़र्क है। RPF बेसिकली जो है वो रेलवे का होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, और GRP जो होती है, और वो रेलवे द्वारा ही रिक्रूट होता है, और वो रेलवे का प्रोटेक्शन का काम देखता है। और GRP जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करता है, लेकिन वो रेलवे के लिए काम करती है। तो उसकी पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस की पावर होती है, नॉर्मली वही पावर वो यूज करता है, जबकि RPF का अपना अलग जो है पावर्स रहती है, जो RPF वाले ऑफिसर्स रहते हैं, और वही जो है लोकल पुलिस से, और फिर वही जो है ज़्यादातर कोऑर्डिनेट करते हैं अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो सिविल पुलिस अथॉरिटीज़ से। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही क्लोज करते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में लेंगे आपके और क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, बाय बाय।